Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया स्टूडेंट कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9 और क्लास 10 की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिल रहे हैं बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर्स। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो स्टूडेंट हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस। अगर आप लोग को ई बुक से नहीं नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप ग्रैब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अमेजिंग सा सेशन, जिसके अंदर हम लोग वर्क एंड एनर्जी का क्विक रिविजन डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज वर्क? वर्क क्या होता है? सो व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड देन द ऑब्जेक्ट शो डिस्प्लेसमेंट, यही होता है स्टूडेंट क्या? वर्क डन, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे ये बॉक्स रखा हुआ है, दिस इज द बॉक्स, ठीक है। आपने इस बॉक्स पर फोर्स अप्लाई किया, तो मान लो आपने इसको पुश किया, तो इसने क्या किया? इसने सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर लिया। मान लो यहाँ पर आ गया, इसने क्या करा? इसने सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर लिया, मतलब इसमें हुआ डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ इसमें हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन आपका क्या है स्टूडेंट? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के। इसका मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट में मोशन होना चाहिए, मतलब कि वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करे, उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी वर्क डन आपका माना जाता है। अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट आपका क्या नहीं हो रहा? डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा स्टूडेंट, तो आपका वर्क डन नहीं माना जाएगा। यस 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 यस, दिस इज द केस, ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल मैम। अब एक होता है आपका पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, और एक होता है आपका जीरो वर्क डन। समझ के वाला पॉइंट? चलिए पहले देखते हैं। टू कंडीशन नीडेड टू सेटिस्फाई टू वर्क टू बी डन। पहला है फोर्स, है ना, और दूसरा है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। ईजी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट आते हैं, तो आपको समझ में आ गया ना। तो टू कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है, फोर्स की और ऑब्जेक्ट की। समझ गया? बिल्कुल मैम। तो F इज इक्वल W इज इक्वल टू F इंटू एस। फोर्स की क्या फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट होता है आपका मीटर। तो वर्क डन इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, या फिर आप वर्क डन की यूनिट को लिख सकते हैं जूल। जूल समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। तो अगर मैं आपसे 1 जूल को डिफाइन करने के लिए बोलूँ तो 1 जूल क्या है आपका? 1 जूल वर्क डन आपका क्या होता है? वर्क डन की यूनिट होती है जूल। जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। तो 1 जूल अगर मैं आपको डिफाइन करने के लिए बोलूँगी तो आपको बताना है कि भाई 1 जूल होता है आपका जब आप 1 न्यूटन फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं और आपका ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है। सो 1 जूल वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट शोज द डिस्प्लेसमेंट बाय 1 मीटर। ओके बिल्कुल मैम, ये चीज़ हम लोग को समझ में आ चुकी है, ठीक है। और एक और पॉइंट याद रखना स्टूडेंट, जो आपका वर्क होता है वो 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क डन, ठीक है। तो जीरो वर्क डन तो आपको इजीली समझ में आ रहा है कि जब आपने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया तो उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वो जीरो वर्क डन हो गया, आपने वर्क डन किया ही नहीं है। समझ के? बिल्कुल यस मैम। नेक्स्ट नेगेटिव वर्क डन क्या होगा? जब आपकी क्या जो डायरेक्शन है, मतलब आप जिधर साइड को फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस कर रहा है, तो वो आपका नेगेटिव वर्क डन होता है। और पॉजिटिव वर्क डन होता है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है, क्या जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है आपका उसी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस कर रहा है। समझ में आ गया इतना पॉइंट आप लोगों को? बिल्कुल मैम, इतना पॉइंट हम लोग को समझ में आ चुका है। नेक्स्ट आते हैं आपका स्टूडेंट एनर्जी। किस पर आते हैं नेक्स्ट आपका एनर्जी पर आते हैं। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, इज कॉल्ड एनर्जी। भाई काम करने की ताकत, यही क्या होती है स्टूडेंट? यही आपकी एनर्जी होती है। समझ गए? वर्क डन तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। बट आपको एनर्जी तो आपको इजिली आ ही जाएगा ना समझ में। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी है काम करने की कैपेसिटी। क्या? काम करने की कैपेसिटी को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। तो यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी स्टूडेंट? यूनिट ऑफ एनर्जी भी आपकी सेम ही हो जाएगी। तो उसमें देखो एनर्जी ऑब्वियस बात है, एनर्जी क्या है? काम करने की कैपेसिटी, वर्क डन के इक्वल है वो। तो एनर्जी की वर्क डन की यूनिट जूल, तो इसकी यूनिट क्या? इसकी यूनिट भी जूल। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट? आपकी जूल होती है। तो जूल आपकी किलो जूल में भी हो सकता है। और आपको देखो अगर आपके पास किलो जूल में कन्वर्ट करने को बोले तो आपको पता होना चाहिए 1 किलो जूल में आपकी 1000 जूल एनर्जी होती है। तो अगर जूल में गिवन है तो आप इजिली किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना। तो 1 जूल में कितनी हो जाएगी? 1/1000 किलो जूल। इस कन्वर्जन को याद रखना क्योंकि बच्चे बहुत फंसते हैं यहाँ से, ठीक है। यस मैम। अब एनर्जी आपकी 2 टाइप की होती है स्टूडेंट, एक होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, एक होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। सो आपके वैसे होती बहुत सारी टाइप्स की, बट आपके सिलेबस में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ही आपको गिवन है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँगी तो एनर्जी पजेसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन।
भाई जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो मोशन के दौरान जो एनर्जी होती है, मोशन की वजह से जो उस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है स्टूडेंट, वही होती है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब मैं डेरिवेशन तो नहीं बताऊंगी ना क्योंकि फुल नहीं है, तो क्विक रिवीजन है बिल्कुल मैम। तो हाफ mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी मास पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और v वेलोसिटी के स्क्वायर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मास बढ़ाओगे तब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ाओगे तब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बट ज़्यादा इफेक्टिव जो होती है वो वेलोसिटी होती है क्योंकि वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो इट मीन्स इसका मतलब ये है बेटा कि अगर आपने वेलोसिटी को डबल किया तो आपकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए मैं वेलोसिटी को डबल करती हूँ तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4। तो वेलोसिटी जो काइनेटिक एनर्जी आपकी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। और आपने वेलोसिटी को कम किया तो इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी कम हो जाएगी, है ना। बिल्कुल मैम, ये चीज़ हम लोग को समझ में आ चुकी है। इस फॉर्मूले को याद रखना क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल पूछते हैं लोग। सो एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड अ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड। स्पीड मतलब कि वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या है कि भाई आप जो वर्क डन कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को उस वेलोसिटी को एक्वायर कराने में, वही काइनेटिक एनर्जी है। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है द एनर्जी possessed बाय एन बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और शेप की वजह से जो एनर्जी उसके पास होती है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। या फिर आज सिंपल एज में बोल सकती हूँ, रेस्ट पर जब कोई ऑब्जेक्ट होता है उस टाइम पर जो उसके पास एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है बिल्कुल मैम, ये हम लोग को समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट होता है आपका, देखो एक तो ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आपकी होगी। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज थ्रू अ हाइट, जब एक ऑब्जेक्ट आपकी एक सर्टेन हाइट पर होता है सो वर्क इज सेट टू बी डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी। तो हम बोलते हैं भाई उसके ऊपर जो वर्क डन हो रहा है वो ग्रेविटी का अगेंस्ट हो रहा है। सो द एनर्जी possessed बाय सच ऑब्जेक्ट, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी उस टाइम पे होती है वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? यस मैम, समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल मैम, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ समझ चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट आपका क्या, आप पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं mgh से, ठीक है। इजीली आप यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मुलास को रिवाइज करते रहना बिल्कुल, फॉर्मुला शीट बना लो यार एक। अब आते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी बहुत ईजी है। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी। डन, बिल्कुल मैम। नेक्स्ट आते हैं आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है स्टूडेंट कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी आपकी क्रिएट हो सकती है, ना ही एनर्जी आपकी क्या हो सकती है स्टूडेंट, मतलब कि डिस्ट्रॉय हो सकती है। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? बिल्कुल मैम, ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। टोटल एनर्जी जो है बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी सेम रहेगी। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जैसे मान लीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट, मतलब मान लो डैम वाला दे देती हूँ मैं, ठीक है। ये डैम है, इस डैम में है पानी, तो अभी पानी स्टेबल है। फिर आपने पानी को आपने हाई लेवल से लोअर लेवल पर भेजा। यहाँ पर लगा हुआ था टरबाइन, फिर यहाँ पर लगा हुआ था जनरेटर, और यहाँ पर लगी हुई थी वायर्स, जिसके थ्रू मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे भेजोगे, जो भी करोगे। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पे डैम के में जो पानी था तो इस टाइम पे वो रेस्ट पर था, तो उसके पास ही पोटेंशियल एनर्जी, वो सर्टेन हाइट पर भी था। अल्टीमेटली इस वाटर ने फ्लो करना स्टार्ट किया, तो इसके बाद अब ये पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हो रही है नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है मैम। देन टरबाइंस ने मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर क्या हुआ स्टूडेंट आपका, यहाँ से ये जनरेटर ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी बनके घर को मिल गई, घरों में मतलब कि पहुँचा दी गई। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, इस तरीके से आपकी एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में था और वो रेस्ट पर आ गया, मतलब पहले उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, अब वो रेस्ट पर आ गया, तो उसके पास बची क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके से एनर्जी आपकी ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। और यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जहाँ पर एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही आपकी डिस्ट्रॉय होती है। समझ गए वाला पॉइंट या नहीं समझ गए? बिल्कुल समझ गए मैम हम लोग यहाँ पे। जैसे आप देखोगे, अ बॉडी ऑफ ए मास एम रेस्ट हुआ हाइट ऑफ ए, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पर रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम पे मैक्सिमम होगी। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इस टाइम पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी बेटा, बट काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी, ठीक है। यस मैम, समझ गए? बिल्कुल मैम। नेक्स्ट, अगर आप इस बॉडी को फॉल करा रहे हो, ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। और जैसे वो ग्राउंड पर हिट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम हो जाएगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड जीरो हो जाएगी, ठीक है। समझ गए वाला पॉइंट है नहीं समझ गए? तो इस पॉइंट को याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है,
ठीक है, ओके मैम। सो दिस शोज अ कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू अ काइनेटिक एनर्जी। इजी पीजी, बिल्कुल मैम। अब आते हैं स्टूडेंट किस पे, अब आते हैं हम लोग पावर पर। तो पावर क्या है भाई, पावर, पावर मैम, पावर। तो पावर क्या होता है स्टूडेंट, रेट ऑफ डूइंग वर्क। भाई कोई कितनी जल्दी काम कर पा रहा है, ये तो उसकी पावर होती है, बिल्कुल मैम। सो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, बिल्कुल मैम, वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन मैंने आपको क्या बताया था, एफ इन टू एस। होता नहीं होता, बिल्कुल होता है मैम आपका यहाँ पे। सो पावर इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे इसने लिखा है फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब इसने फोर्स इंटू वेलोसिटी क्यों लिखा है, क्यों लिखा है बताओ, खुद सोचो क्यों लिखा है इसने, ऐसा क्यों लिखा है बेटा, आप मुझे खुद से बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, देखो आप लोगों को पता है बेटा कि वर्क डन क्या था, वर्क डन क्या होता है कि एफ इंटू एस इज द स्पीड एंड द वेलोसिटी, है ना, बिल्कुल मैम। समझ में आता है पॉइंट आप लोगों को, बिल्कुल मैम, ये चीज़ हम लोगों को समझ में आती है। अगर मैं इसको यहाँ से क्या करूँ, अगर मैं इसको यहाँ से आपका चेंज कर दूँ, अब देखो बेसिकली पावर क्या है, पावर है आपकी वर्क डन अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज अ वेलोसिटी, है ना, बिल्कुल मैम। अगर मैं वर्क डन की जगह यहाँ पे एफ इंटू एस डाल दूँ और अपॉन में तो टाइम है, तो एस अपॉन टी की जगह क्या मैं वी नहीं डाल सकती, तो एफ इंटू वी नहीं हो जाएगा ये, तो इसलिए इसने लिखा है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। नेक्स्ट आएंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है स्टूडेंट, वो होती है आपकी किसमें, किलोवाट आवर में, ये याद रखना। ठीक है, ये आपको मैंने करा दी थी। तो 1 किलोवाट आवर क्या होता है, जब आप किसी आपके घर में जो बिजली यूज़ हो रही है, आप कितनी बिजली यूज़ कर रहे हो, तो आप किलोवाट आवर में मेजर करते हो। तो 1 किलोवाट आवर क्या होगा आपका, इज अ पावर कंज्यूम व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज यूज फॉर 1 आवर। ठीक है, बिल्कुल मैम। तो रिलेशनशिप आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, किलोवाट आवर एंड जूल का। तो आपको पता है बेटा 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट आवर में कितना आपका हो जाएगा कि भाई आपने 1 किलोवाट अप्लायंस को यूज़ किया है 1 आवर तक, कितना 1 आवर तक, बिल्कुल मैम। अब आप इस किलोवाट को किस में कन्वर्ट कर लो, वाट में कन्वर्ट कर लो। तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। ठीक है, इंटू, अब आपको आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में 60 सेकंड्स होंगे, तो इट मीन 16 × 60 3600 सेकंड्स। ठीक है, बिल्कुल मैम। तो इसका मतलब 1 किलोवाट आवर जूल में कितना हो जाएगा बेटा, जूल में आपका हो जाएगा यहाँ से, इसके आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 1 2 3 4 5, 1 2 3 कितने हो गए मेरे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, जूल। तो इसका मतलब 1 किलोवाट आवर में आपका कितना हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। याद रखना भाई, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन में आता है, बार बार पूछते हैं लोग कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो इतने जूल होते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन ऑफ वर्क एंड एनर्जी। आई होप आपको अच्छे समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ चुका है तो इसी बात पर राइट हार्ट कमेंट करिए और सेशन को भी लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट्स, अब आप लोग के बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर, साउंड एंड इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। उसको भी मैं जल्दी लेकर आऊंगी। आप लोगों को पता है स्टूडेंट, मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कॉन्टेंट एक्सेस कराता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं स्टूडेंट, तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जिसकी एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो स्टूडेंट्स हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर उसको ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।